हेलो स्टूडेंट्स, लगभग अपना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आज फिनिश हो जाएगा। लगभग लास्ट में अपन जो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहे थे वो था कार्बन कलर कोड रजिस्टर। उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था और मैंने आइडिया भी दिया था कि ये आपको कहाँ पर दिखेगा, कहाँ पर मिलता है अपने को, कि क्या वो कोई भी प्रेजेंट टाइम पे इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, अगर वो ओपन करते हो तो उसमें ग्रीन कलर के एक आईसी दिखती है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप। उस चिप के अंदर आपके पास छोटे छोटे इस तरह से लगे होते हैं, है ना? इस तरीके से वायर लगे होंगे, ऐसा डिवाइस लगा हुआ छोटा सा, ठीक है। इसी पे जो वायर होता है उस पर कलर कोडिंग होती है, आपको कलर दिखेंगे। वो कलर की क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, है ना। तो इसको तो बोलते हैं कार्बन कलर कोड रजिस्टर। इस तरह से दिखेगा, ये होती है आपके पास कैपेसिटर, है ना, इस तरीके से। फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर कार्बन कलर कोड रजिस्टर को, ठीक। तो कार्बन कलर कोड रजिस्टर कैसे रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करता है सर्किट में, क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो कार्बन कलर कोड रजिस्टर, ठीक है। क्या होता है इसमें, आपके पास टोटल कलर होते हैं, कितने कलर हो सकते हैं मैक्सिमम, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर सुनिए ध्यान से, ये अपने पास 0 से 9 तक कलर है। इन कलर की वैल्यूज कैसे कैसे लिखते हैं, कौन सा कलर क्या है, इनको कैसे याद करना है, ध्यान सुनिए। ये होता है आपके पास एक कोड है जिसको याद रखना, बी बी रॉय। कैसे ध्यान रखोगे, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। कैसे ध्यान रखना आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। बी बी एक साथ टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा ना। बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये इस तरीके से है ना। तो इस फर्स्ट बी का होता है ब्लैक, ठीक है। इस फर्स्ट बी का क्या कलर होता है, ब्लैक। सेकंड बी आता है आपके पास ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट, ठीक है। ये आपके पास 0 से लेके 9 कलर कोड हो गए। कैसे ध्यान रखना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना, वेरी गुड वाइफ। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कलर ध्यान रखना है कि हर कलर के अकॉर्डिंग कर रखी है आपके पास। साथ में इसके होता है GSN, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो पूरी टर्मिनोलॉजी क्या बनती है, वापस ध्यान सुने, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। गोल्ड सिल्वर नेकलेस यानी कि जी से होगा आपके पास गोल्ड, सिल्वर और न्यूट्रल, ठीक है, 9 कलर, ठीक। ये है, तो ये तो आपके पास किसी न किसी रेजिस्टेंस वैल्यू को बताते हैं। और ये चीजें क्या बताती है, टॉलरेंस बताती है। टॉलरेंस का मतलब कि आप जो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन चाहिए आपको, कि ठीक है इसकी वैल्यू 5% ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या थोड़ी बहुत टॉलरेंस दी जाती है ताकि आपके पास जो अगर कभी भी सर्किट में करंट ऊपर नीचे हो तो आपका इस टॉलरेंस की वजह से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होता, आपका सर्किट प्रॉपर काम करता है, ठीक। तो ये तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, ये जो 3 है ये आपको टॉलरेंस देते हैं, ठीक है ना। अब इसको रीड कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये कोई कलर कोड रजिस्टर है कार्बन का, 4 कलर है यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है क्या। तो फर्स्ट कलर हो गया आपके पास, इसको कैसे लिखते हैं, फर्स्ट डिजिट यानी कि सपोज करिए मैं इसको 1 लिख देता हूँ तो 1 लिखे। सेकंड डिजिट, ठीक है। तो थर्ड होता है ये मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर इन द सेंस अभी देखिए कि मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या होगा, 10 into 3, ठीक है। और चौथा होता है टॉलरेंस, तो टॉलरेंस लिखी जाती है प्लस माइनस कुछ भी हो परसेंटेज के अंदर, है ना। यानी कि पहली 2 डिजिट मल्टीप्लाई होती है, थर्ड डिजिट उसका मल्टीप्लायर होता है और फोर्थ डिजिट अब क्या होती है आपके टॉलरेंस को बताती है। जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास कलर कोड रजिस्टर है ना, उसमें कुछ कलर दे रखे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे कि मान लीजिए आपके पास एक कलर कोड रजिस्टर दे रखा है, 4 कलर है, मान लीजिए 1 2 3 4। सपोज करिए रेड कलर है आपके पास, है ना, ये ग्रीन कलर है, ये मान लीजिए आपके पास ब्राउन है, ब्लैक ब्राउन, ठीक है। और ये हो गया मान लीजिए आपके पास सिल्वर कलर है। इस तरह से कलर की स्ट्रिप बनी होती है इस रजिस्टर पे, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया इसका रजिस्टर बताइए, टोटल रजिस्टर कितना इंट्रोड्यूस करेगा ये सर्किट। तो देखिए यहाँ पर
रेड को देखते हैं, रेड आपको कहाँ पे दिख रहा है 2 पर, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप 2, ठीक है। उसके बाद कौन सा कलर है ग्रीन, तो ग्रीन कहाँ पर यहाँ पे 5 नंबर पर, 2 × 5 यानी कि 25। तो ये पहली 2 डिजिट तो हो गया आपके पास मल्टीप्लाई में। थर्ड कलर है ब्राउन, तो ब्राउन ये रहा, ये किस में जाएगा मल्टीप्लायर में जाएगा यानी इंटू 10 की पावर में, तो 10 टू पावर 1। और लास्ट में क्या आपके पास सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है, इसका गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%, सिल्वर का होता है 10%। नो कलर या न्यूट्रल है ना, यहाँ नो कलर भी लिखा होता है, नो कलर, ठीक है, ये होता है 20% है। तो प्लस माइनस आपके पास सिल्वर है तो 10%, ये इसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है। तो कार्बन कलर कोड रजिस्टर कोई नहीं, आपको कलर दे रखे होते हैं, आपको टेबल याद होनी चाहिए, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलता है। और इसको अपन अगर टेबल याद है तो अपन को इसको इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि आपको लिखना कैसे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप वो चीज़ प्रॉपर लिख पाए तो आपका कहीं भी गलती नहीं होगी, ठीक है। एक और देख लेते, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। दोबारा देख लो, रेड कौन से नंबर पर है 2 नंबर पर, तो ये लिख दिया अपन ने रेड के लिए, और ध्यान लिख देता हूँ, ध्यान रखें 2। ग्रीन कितने पर है 5 पर, तो 5। थर्ड आता है मल्टीप्लायर, कौन सा कलर है ब्राउन, तो आपके पास 10 टू पावर 1। उसके बाद होती है टॉलरेंस प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस, कौन सा कलर है सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस है आपके पास 10%, यानी कि ये आपके पास उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जो ये रेजिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद है तो आपके पास कोई से भी कलर दे रखे हो, आप उसका रेजिस्टेंस बता सकते हो कि इसका इतना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है क्या। अब एक छोटा सा टॉपिक और है आपके पास, सेल है ना, सेल को भी देख लेते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स फिनिश है लगभग, तो सेल है वो आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होता है, उसको चाहे तो आप इंस्ट्रूमेंट में पढ़िए या करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पढ़ सकते हैं, है ना, ठीक है। तो अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं सेल के बारे में। और दूसरी चीज, जब आपको सर्किट थ्योरी में न्यूमेरिकल्स कराए थे तो आपको ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप सेल की कैलकुलेशन को यूज करके न्यूमेरिकल सोल्व करें। जिस तरीके से सर्किट थ्योरी में मैंने न्यूमेरिकल सोल्व कराया था, आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करिए, आपके न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। पर दे रखा होता है टॉपिक सेल्स के बारे में, तो इसको लिख लेते हैं। हालांकि इसको नहीं पढ़ो तब भी आपके न्यूमेरिकल ना हो, ऐसी कोई बात है, आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन आता है, इसलिए अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। सेल, सेल का मतलब बैटरी है, उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ई कहलाता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आर होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया आपके पास ये सेल। तो सेल बेसिकली आप पहले भी सर्किट में पढ़ चुके, बैटरी लगाई थी अपने, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगाया था, उसी को सेल कहते हैं। तो इसको बस कि आपके पास मान लीजिए एक से ज़्यादा सेल्स हो, तो आप किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करोगे सोल्व करने के लिए, सेल पैरेलल में है, सीरीज में है या मिक्स कर रखे, तो किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आपको इनके तरीकों पे नहीं जाना, आपको तो केवल डेरिवेशन ध्यान रखना है। आपके जो न्यूमेरिकल्स है सर्किट थ्योरी वाले जो क्लासेस थी उसमें जैसे सोल्व करके बताया था अपने नोडल मेथड के बारे में, इनके बारे में आप उनसे सोल्व कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि आप ये जो तरीका पर या जो भी डेरिवेशन यहाँ करें इसी को यूज करना है। अगर आपको रिजल्ट याद रह जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। तो पहले ग्रुपिंग करते हैं अपन सेल्स की, ग्रुपिंग ऑफ सेल की बात कर लेते हैं कि सेल्स किस तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। फर्स्ट आता है सीरीज, ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग करते हैं। मान लीजिए आपके पास सेल्स है बहुत सारे तरीके से, अप टू एन चलते रहेंगे आपके पास है। और एक्सटर्नल मान लीजिए आपके पास कनेक्ट है कोई लोड रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ये हो गया लोड रेजिस्टेंस आर, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, यानी कि जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है। ये सेल 1 मान इसका ईएमएफ E1, रेजिस्टेंस R1, E2, R2, E3, R3, EN, RN, ठीक। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल है, तो सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब देखिए यहाँ पर हर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लेके, तो यहाँ से भी करंट इधर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, तो यानी कि सारे करंट आपके पास क्या है एक ही डायरेक्शन में है। तो आप जानते हो कि अगर मैं इसको जो नोडल मेथड या किरचॉफ करंट लॉ या वोल्टेज लॉ यूज करते हो और इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो सारे सेल्स क्या होंगे जुड़ते जाएंगे, यानी कि जो नेट ईएमएफ आएगा इसका, यानी इसका सिंपलीफाइड डायग्राम बनाऊं मैं, नेट ईएमएफ की बात करें तो सारे सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN, ठीक है। रेजिस्टेंस सारे किसमें, ये भी सीरीज में ही है,
तो यानी कि जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी कि ये तो आ गया आपके पास नेट ईएमएफ ई नेट, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास ई नेट। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस वाले ऊपर वाले सर्किट की, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, और जितने भी सारे रेजिस्टेंस है ये यहाँ से ये देखा जाए लोड रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इन्हीं के सीरीज में होगा क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है आपके पास, है ना। तो यानी कि प्लस कैपिटल R, ये हो गया आपके पास R इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जब आप सेल्स को सीरीज में जोड़ते हो तो आपके पास क्या क्या है, सेल के जो ईएमएफ है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस है वो भी ऐड ही होंगे। पर एक चीज का ध्यान रखें कि जो डायरेक्शन है सेल्स की वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया एक सेल को आप रिवर्स कर देते हो तो वहां पे प्लस की जगह क्या आएगा, केवल माइनस आएगा। तो इस वाले सर्किट की बात करें और इसको सिंप्लीफाइड बनाएं कि आपके पास जितने भी सेल्स हैं इनको हटाएं अपन और एक सिंगल सर्किट बनाना चाहते हैं इसका। तो सिंगल सर्किट बनाएंगे, सभी को हटा के एक बनाना है अपने को, तो ये हो गया ई नेट और हो गया आर इक्विवेलेंट और ये लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। तो आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो निकालनी है आपको। तो करंट की वैल्यू सिंपल है, आई बराबर वी बाई आर, वी की जगह कितना ई नेट अपॉन आर, ये और ये सीरीज में यानी कि आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर, यानी कि इस सर्किट में इतना करंट फ्लो करेगा। जहां पे ई नेट की वैल्यू क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू जितने भी सेल्स है आपके पास, आर इक्विवेलेंट कितना है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, ठीक है। और ये जो इसके साथ जुड़ा है ये भी क्या होगा, प्लस R में जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपके पास R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको ऐसा करिए, R इक्विवेलेंट को यहाँ पे लिख दिया अपन ने R इक्विवेलेंट। इसका क्या मीनिंग होगा R इक्विवेलेंट का, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn प्लस कैपिटल R, या जो लोड रेजिस्टेंस आपके पास है। तो ये हो गया आपके पास इसका सिंप्लीफाइड आएगा। अगर मैंने क्या कहा, सेल रिवर्स है कोई सा भी, मान लिया आपके पास जो सेल है वो ऐसे बने हुए हैं और एक सेल इस डायरेक्शन में दे दिया, तो फिर से सपोज करिए E1 E2 E3 है, तो वहां पे इक्वेशन में जो नेट ईएमएफ लिखोगे आप वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस E3, क्या लिखोगे, माइनस E3। हालांकि प्लस माइनस आपके किस पे डिपेंड करते हैं, जब आप सर्किट में कुछ अज्यूम करते हो तो आपका आंसर हो सकता है ये E1 E2 माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव मिलेगा, आपको करंट मिलेगा। अगर आंसर नेगेटिव माना मतलब जो आपने डायरेक्शन कंसीडर की है वो गलत है, आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लस माइनस से कोई डरना नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या बोलते हैं, सिर्फ करंट के डायरेक्शन को ही रिवर्स करते हैं ना। जो आपने एज्यूम किया है वो उस डायरेक्शन में करंट ना होगा, करंट क्या होगा, किसी दूसरी डायरेक्शन में होगा, उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब अगर बोल दें कि सेल्स है इनकी ईएमएफ बराबर है, यानी कि सभी की ईएमएफ क्या है, बराबर है, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर, सभी सेल्स का ईएमएफ मान लीजिए बराबर ये इक्वल टू E है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R है, तो आपका ई नेट कितना हो जाएगा, जितने भी सेल्स होंगे n टाइम्स ईएमएफ, और जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा n R प्लस कैपिटल, ठीक है। क्योंकि सेल्स है n नंबर ऑफ सेल्स है तो जोड़ते ही उनको, तो जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, अगर सभी का ईएमएफ और रेजिस्टेंस बराबर है तब, ठीक है क्या। अब ये तो होगी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात। अपन बात करते हैं किसकी, पैरेलल ग्रुपिंग की। तो पैरेलल ग्रुपिंग में थोड़ा ध्यान रखें, ये डेरिवेशन है आपके पास, है ना, पैरेलल ग्रुपिंग, सेल्स की पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं अपन, ठीक। मान लीजिए आपके पास सेल है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, पर 2 से स्टार्ट करते हैं और जनरलाइज कर लेंगे फिर इसको लास्ट में, ताकि आपके पास जितने भी सेल्स आए सभी को एक साथ देख सकते हो। सेल और भी हो सकते हैं, मान लीजिए n सेल्स हो गए, जितने भी सेल्स हैं सभी को पैरेलल में जोड़ रखा है, ठीक है। सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एक सेल और बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सभी कैसे ग्रुपिंग है, पैरेलल। सपोज करिए E1 E2 E3 R1 R2 R3 E4 R4 भी आ सकते हैं, जितने n टाइम्स, ठीक। और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, सपोज करिए आई। मान लीजिए सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई, क्या फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है क्या। अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो फिक्स है, ऊपर जाके क्या होगा, पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर कुछ करंट निकलेगा, इधर कुछ करंट निकलेगा और इधर कुछ करंट निकलेगा, है। तो आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर फाइनल में इसको जनरल कर लेंगे, जनरलाइज कर लेंगे क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए डेरिवेशन ज़्यादा टिपिकल ना हो। सपोज करो इधर करंट गया I1 और उधर करंट गया I2, और होते तो नीचे I3 और होता I4, इस तरह से करंट डिवाइड होता रहता है आपके पास, ठीक। अब इसके लिए जो सिस्टम यानी कि फाइनल डायग्राम बनाना है अपने को, क्या बनाना है कि ई नेट कितना होगा, ठीक है क्या, और जो आपके पास
ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या होंगी, और ये लोड रेजिस्टेंस, यानी कि फाइनल इस डायग्राम में अपने को इसको कन्वर्ट करना है। तो नेट ईएमएफ निकालना है, यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इंटरनल जो भी है नेट आर नेट निकालना है इनके लिए, है ना, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल आर। तो इसकी और इसकी वैल्यू चाहिए, अगर ये वैल्यू मिल गई तो आप करंट की वैल्यू आई बराबर पहले तो वी बाई आर, यानी कि वी की जगह ई नेट आई आर इक्विवेलेंट, यानी कि आर नेट प्लस कैपिटल, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए अपन मान लीजिए इसमें अपन ने डायग्राम बनाया है ना, तो अपन ने माना गया कि जहाँ से सर्किट में करंट हाई फ्लो कर रहा है और करंट ऊपर जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। ठीक है क्या, अब डिवाइड हो गया तो इक्वेशन लिख लेते हैं इसके लिए। ठीक, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, इस फाइनल डायग्राम में कन्वर्ट करना है। कहीं कोई सा भी सर्किट हो आपके पास, आपको इस सर्किट में पहुंचना है कैसे भी करके, ताकि आपके पास आई की कैलकुलेशन हो जाए। अब ढंग से थोड़े ध्यान से देखिए डेरिवेशन को, ऊपर करंट गया आई, यहाँ पर गया I2 और यहाँ पे आई करंट निकला, तो आई करंट ही वापस इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। तो अपन पाथ कंसीडर कर लेते हैं, एक बार पे ऊपर वाला पाथ ले लेते हैं क्लोज पाथ, और एक बार नीचे वाला क्लोज पाथ ले लेते हैं। सपोज करिए पाथ को नाम देते हैं A B C D, ये हो गया E F, ये पाथ हो गया। ठीक, तो फ्रॉम KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन पाथ A B C D, ठीक है, इन पाथ A B C D, तो क्या लिखोगे, मान लो करंट इधर फ्लो कर रहा है तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो आपको बताया था कैसे लिखते हैं, माइनस का E1 है ना, I1 R1। ठीक है, ये स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ जब सर्किट सोल्व करते हैं कि आपको प्लस माइनस कैसे लिखने हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, आप करंट I1 की बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, सॉरी वैल्यू बढ़ रही है आपके पास, है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक बार वहाँ पे देख लो कि अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो तो आपके पास E1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर करंट आपको पता ही हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो रेजिस्टर में प्लस माइनस ऐसे मार्क किया जाता है हमेशा करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, उसके बाद करंट यहाँ गया I1 आई करंट बना पूरा और ये इसमें फ्लो कर रहा है, यानी कि ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं मतलब ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा, I इंटू आर बराबर 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू KVL। ठीक है ना, सपोज करिए फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपके पास। ठीक, अब दूसरे पाथ की बात करते हैं, इस वाले पाथ की बात करते हैं, फ्रॉम KVL इन पाथ A E F D। ठीक है ना, ये पूरा क्लोज पाथ है, इसकी बात करें क्योंकि KVL क्लोज पाथ के लिए अप्लाई होता है। ध्यान रखना, ओपन सर्किट के लिए कभी आप KVL नहीं लगा सकते, KVL के लिए आपके पास क्लोज सर्किट होना चाहिए। इसके लिए भी इक्वेशन लिखना चालू करते हैं, यहाँ से करंट I2 गया लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे, वैल्यू बढ़ रही है मतलब E2 किसका आएगा वापस पॉजिटिव, I2 R2 माइनस का I2 R2। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कैसे मार्क करते हैं, करंट के डायरेक्शन को पड़ी, तो ये प्लस ये माइनस यहाँ पर गए, ये प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद वापस कितना होगा, I R इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गया आपके पास। उसी तरह से आप आगे कोई तीसरा पाथ होता तो आप उसके लिए भी लिख लेते इस तरह से, है ना। अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इक्वेशंस को, क्या करते देखो, जो आपके पास इसमें पहले मैं R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस इक्वेशन को पूरी को मैं R1 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास इक्वेशन बनेगी E1 R1 माइनस I1 माइनस I R अपॉन R1। ठीक है, माइनस I क्या क्या इस पूरी इक्वेशन को R1 से डिवाइड कर दिया अपन, तो E1 R1, यहाँ केवल I1 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा I R अपॉन R1। उसी तरह से इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसको R2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या होगा E2 R2 माइनस I2 माइनस I R R2, इस तरीके से। ठीक है क्या, सिमिलरली करके आप तीसरी इक्वेशन लिख दे, सिमिलरली मान लो ज्यादा सेल होता है तो थर्ड इक्वेशन आती है E3 R3 माइनस I3 I R अपॉन R3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से और कंटिन्यूस चलती रहती है ना, एन से एन तक। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं अपन, मान लीजिए सभी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, ऑन एडिंग। ठीक है, ऑन एडिंग। ठीक, इस सर्किट को इधर से मिटा देते हैं, ध्यान सुना, इसका काम नहीं कर लेते तरीके से। ऑन एडिंग क्या होगा, E1 R1
E2R2, ठीक है। अगर E3 R3 है तो उसके बाद माइनस I1 I2 I3 I4, यानी कि माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अप टू IN, ठीक है। उसके बाद आगे है माइनस IR अपॉन R1, तो यहाँ से भी माइनस IR कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन Rn इक्वल टू 0। जितने भी सेल्स होंगे आप वैल्यू लिखते जाइए, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिख सकते हैं ऐसे समेशन ऑफ EI अपॉन RI, यहाँ पे I की वैल्यू 1 to n, जितने भी सेल्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए I1 I2 I3 I4, यानी कि सारे करंट जो क्या नेट करंट ही बनाएंगे, क्योंकि जो आपका करंट I आया था वही डिवाइड हो रहा था ब्रांच के अंदर। सपोज करिए I1 इधर गया, I2 गया, I3 गया, जितनी ब्रांचें होंगी तो I की वैल्यू किसके बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, यानी कि ये क्या दे देगा नेट करंट दे देगा आपको, है ना। माइनस यहाँ पे I R कॉमन है, इसको कैसे लिख देते हैं समेशन ऑफ 1 अपॉन RI इक्वल टू 0, जहाँ पे I की वैल्यू 1 to n, ठीक है। जितने भी सेल्स होंगे आप उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो गया। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इसको उधर लेके जाएं तो यहाँ बचेगा समेशन ऑफ EI RI इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया, है ना। तो क्या बचेगा 1 प्लस R समेशन ऑफ 1 अपॉन RI, ठीक है क्या, इक्वल टू 0। तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई आपके पास समेशन ऑफ EI अपॉन RI डिवाइड बाय 1 प्लस R समेशन ऑफ 1 अपॉन RI। ये करंट की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना, सर्किट में करंट की। तो इस सर्किट इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। किस इक्वेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, जो I होता है वो होता है सिंपल E नेट अपॉन R नेट प्लस जो भी लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है, इसके लिए, या E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इस इक्वेशन में लाते हैं कि R अकेला ही है, ठीक है ना। यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए आपके पास R सिंगल है, तो इस 1 अपॉन RI को हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें, इसको ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करते हैं 1 अपॉन RI से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा ऑन डिवाइडिंग या ऑन रीअरेंज लिख दो आप ताकि सही रहेगा, ऑन रीअरेंजिंग, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं इसको। रीअरेंज का मतलब क्या करें अपन इस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन को हटाना, इस वाले टर्म को हटाना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म को क्या 1 अपॉन RI से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे लिखना आपको ऑन रीअरेंजिंग, आपके पास जो I की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास समेशन ऑफ EI अपॉन RI, EI अपॉन RI डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन RI अपॉन R प्लस 1 डिवाइड बाय दिस टर्म, यानी कि समेशन ऑफ 1 अपॉन RI। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई फाइनली, ठीक है। आपके पास क्या हो गया, करंट की वैल्यू आ गई। आपको इसको ध्यान नहीं रखना है, ना ही याद करना, केवल डेरिवेशन के टाइप के लिए लिखा है। आप ये कैलकुलेशंस क्या सिंपल जो तरीके अपन सीखे थे सर्किट थ्योरी में उसी के थ्रू यूज कर सकते हो, वैसे यूज करोगे तब भी आपके सॉल्यूशंस आएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको ये याद ही होना चाहिए, ठीक है क्या। ये हो गया अपने पास। तो ये कौन सी ग्रुपिंग थी, पैरेलल ग्रुपिंग थी अपने पास, ठीक है ना। तो पैरेलल में आपके पास जो सेल का EMF है, रेजिस्टेंस है, करंट है, उसको लेके इक्वेशन बना के अपन इसको फाइनलाइज करें किस तरह से कोई रिजल्ट आना चाहिए, आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कुल मिला के, है ना। जहाँ पर E नेट तो क्या हो गया, सभी सेल्स का इक्विवेलेंट EMF, R नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और R लोड रेजिस्टेंस, ये चीज है ना, ठीक है। ये हो गया आपके पास पैरेलल ग्रुपिंग। जो नेक्स्ट आती है वो होती है आपके पास मिक्स ग्रुपिंग। कौन सी आती है, मिक्स ग्रुपिंग। तो देखिए मिक्स ग्रुपिंग कैसे होती है, यानी कि सेल्स की मिक्स ग्रुपिंग कर देते हैं, यानी कि सीरीज भी साथ में है और पैरेलल भी साथ में आपके पास है। तो आपके पास मिक्स ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। सपोज करिए आपके पास इस तरह से सीरीज में है, ठीक है, n सेल्स और इसी तरह से इनकी ब्रांचेस हैं m, ठीक है, 2-3 बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास मिक्स ग्रुपिंग, यानी कि सेल सीरीज में भी है और पैरेलल में भी। मान लेते लेट
कि जो n सेल्स है वो सीरीज में और m रोज है इसकी, लेट n क्या है, नंबर ऑफ सेल इन रो, इन अ सिंगल रो। सिंगल रो मतलब एक लाइन में, एक रो में n सेल्स है आपके पास, कितने सेल्स है, n सेल्स है, और ऐसी कितनी लाइन है, m लाइन है। मान लीजिए m क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो, यानी कि इतनी सारी आपके पास रो है, हर रो में n सेल है और कितनी रो ऐसी, m रोज है ना, ठीक है। अब इसको आपको आसान ही करना, डायरेक्ट आपके लिए कुछ नहीं कि सभी सेल्स का ईएमएफ अलग अलग लिखे, कोई नहीं आपके सोर्स में, सभी का सेल आपका ईएमएफ क्या है, सेम माना जाता है ना, ठीक है। और सभी का रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। सपोज करिए यहाँ पे भी ई, ठीक है, आर, इस तरीके से सभी का ईएमएफ भी सेम है और सभी का रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो इस सिंगल ब्रांच को अगर मैं इस वाले ब्रांच को सिंगल ब्रांच में बनाना चाहूँ तो आपका जो नेट ईएमएफ आएगा इसके अंदर वो कितना, n इंटू ई टाइम्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, n इंटू आर टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड रो है उसमें भी क्या यही होगा, है ना। उस तरह से थर्ड रो है उसमें भी यही होगा, और जो फोर्थ रो उसमें भी यही चलता रहेगा, ठीक है। n e ये हो गया आपके पास सिंगल सर्किट हो गया इसका, ये आपका लोड रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है क्या। यानी कि अगर सीरीज में जो थे सेल्स आपके पास उस सभी को हटा के अपन ने क्या किया, एक सिंगल सेल बना लिया जिसका ईएमएफ कितना है, नेट ईएमएफ n इंटू ई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, n इंटू आर। इसी तरह से अपने पास ऐसी कितनी रोज है, m रोज है ना। तो आप जानते हो पैरेलल में अगर सर्किट कनेक्ट है सभी का ईएमएफ बराबर है, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसका ई नेट आ जाएगा आपके पास n इंटू ई टाइम्स, क्योंकि पैरेलल में हर एक अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, और अपन ने सेल्स का ईएमएफ भी सेम माना है, इसलिए आपके पास नेट ईएमएफ कितना रहेगा, यानी कि इस पूरे सर्किट का जो नेट ईएमएफ है वो कितना, n इंटू ई टाइम्स है। पर रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी कि r नेट कितना हो जाएगा आपके पास, n इंटू आर। ये तो किसमें, एक रो में है, कैसी कितनी रोज ऐसी, m रोज है। और आप जानते हो कि अगर मान लीजिए जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, सभी की वैल्यू मान लीजिए r है, तो उसका r इक्विवेलेंट कितना होगा, r/3, ठीक है ना। ये अपन ने सर्किट में, तो यहाँ पर n r कितनी है, यहाँ पर m रोज है, तो m से डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ 3 रो थे 3 से डिवाइड कर रखा है, 4 तो 4 से, यहाँ पे कितनी m है तो m, तो इसका ये r नेट कितना हो गया, n r इंटू m। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E नेट अपॉन R नेट प्लस लोड रेजिस्टेंस R। तो ये आपके पास I आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास मिक्स ग्रुपिंग, अगर मिक्स ग्रुपिंग में ये सेल्स के ईएमएफ अलग होते हैं तो आप कौन सी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, समेशन ऑफ ई आई, और रेजिस्टेंस का तो समेशन ऑफ आर आई। हालांकि इतना नहीं आएगा आपके मिक्स ग्रुपिंग में अगर आती है तो सेल्स की वैल्यू क्या होंगी, तो उनके ईएमएफ आपको लगभग सेम दे रखे होंगे, ठीक है ना। और बस ये डेरिवेशन के टाइप समझे, आपको न्यूमेरिकल नहीं करने, आपको न्यूमेरिकल उसी मेथड से करने जो अपन ने सर्किट थ्योरी में सोल्व किए थे। देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन इनका सेल का, ताकि आपको समझ आए, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट दे रखा है इस तरीके से, इस मिडिल ब्रांच में कोई बैटरी नहीं आपके पास, इस तरीके से ये सर्किट दे रखा है, ठीक है। इस टाइम में मान लीजिए आपके पास है 2 वोल्ट, यहाँ पर मान लीजिए 4 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये भी मान लीजिए 2 ओम, और ये मान लीजिए अपने पास 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। आपसे पूछा ये बताइए ब्रांच इस सर्किट से या इस लोड रेजिस्टेंस आर में इसकी वैल्यू लेते हैं अपन, इसकी लेते हैं अपन 6 ओम, कितने लेते हैं 6 ओम, जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 6 ओम का है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इस सर्किट में या इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है क्या, ये बताना है। तो आप अभी जो सेल्स की रिजल्ट लिखे थे उससे भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको बताया था जैसे कि जो पहले मेथड सर्किट थ्योरी में लिया था अपन ने उसी तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अपने को अगर यहाँ पर सर्किट की बात करें, है ना, तो ये चारों किसमें दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, पैरेलल कनेक्शन है अपने पास। तो बैटरी की बात करते हैं सबसे पहले, या तो नोडल मेथड इसके लिए 0 मान के, है ना, आप 0 मान के कर सकते हो, या फिर जो अभी लिखा था समेशन ऑफ ई आई अपॉन आर आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन आर आई, आर प्लस
1 अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन आर आई का मतलब R1 R2। यहाँ पर जैसे आपके पास सेल नहीं है मिडिल ब्रांच है, तो आप एक इमेजिनरी सेल बना लो, इसका वोल्टेज क्या है 0 मान लो, यानी कि इसके लिए E की वैल्यू क्या है 0। तो समेशन ऑफ E का मतलब क्या लिखोगे आप E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3, ठीक है, डिवाइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अपॉन R नेट यानी कि 6, पहले एक बार लिख लेते हैं R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इस वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हो अगर आपको रिजल्ट याद रहता है तो। नहीं रहता तो जैसे अपन ने पहले सर्किट सोल्व किए थे कि आप क्या करते कहीं ना कहीं x मान लेते थे, एक पॉइंट पे 0 मान लेते, इसको फिर इस पॉइंट पे 0 ले लेते अपन, है ना। तो ये 0 है तो फिक्स है 2 वोल्ट होगा, है ना। ये 0 यहाँ पे तो कोई आपके पास रेजिस्टेंस बैठे नहीं है ना। ये 0 तो ये 0 तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 0 तो इसको भी 0 मानेंगे, यहाँ पर क्या मान लो x मान लो, क्या मान लो x। तो इक्वेशन क्या बनेगी, मान लिया यहाँ से I करंट गया तो यहाँ से भी I करंट वापस निकलेगा, इस वाले में से I1 यहाँ से निकला, I2 और I3। तो आपको ध्यान होगा तो I की वैल्यू कितनी होगी I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। और I क्या होता है V बाई R। आपके पास यहाँ पर आपको पोटेंशियल नहीं पता तो आप x मान लो। तो जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आते ही क्या होगा, आपके पास 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिल जाएगा आपको, करंट मिल जाएगा। तो जैसे आप इच्छा उस तरीके से सोल्व करें, हालांकि ये तरीका सही रहता है, ये तो आप गलती ना करो, भूल जाते हैं, है ना। तो सिंपल सा तरीका जो अपने सर्किट थ्योरी में यूज किया था कि आपको एक पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो 0 कहीं भी, तो आपको बाकी जगह क्या होगा जो भी डेटा दे रखा है, जैसे यहाँ पे 0 वोल्ट माना तो इधर 2 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि कितने का पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है 2 वोल्ट का। ये 0 यहाँ रेजिस्टेंस है तो अपने को यहाँ पे नहीं पता पोटेंशियल कितना है, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो 4 वोल्ट की बैटरी है तो इस वाले टर्मिनल पे कितना आ गया 4 वोल्ट। अब यहाँ पर अपने को नहीं पता तो x मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I करंट कितने थे, I1 I2 और I3 में डिवाइड हो गया, I1 I2 और I3। तो I1 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर, तो I1 की वैल्यू कैसे लिखोगे आप V बाई R से, कैसे लिखते हैं V बाई R। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V कितना है 2 माइनस एक्स अपॉन 2, इसके अक्रॉस क्या है आपके पास 0 है सिर्फ x, तो x अपॉन 4 और यहाँ पे क्या लिखोगे 4 माइनस एक्स अपॉन 2। उस इक्वेशन को आप सोल्व करिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है क्या। तो उस तरीके से अगर आपको लगता है कि आप वही प्रोसीजर तो उसी को फॉलो करें, इसको फॉलो करना चाहते हैं तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। पर ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको जैसे आपने पहले सीखे क्वेश्चन आप उसी तरीके से करने की कोशिश करें। इसका अगर आपको रिजल्ट याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं कि आपसे सर्किट सोल्व होगा, ऐसा कोई नहीं, सर्किट आपसे सोल्व होगा ऐसे, ठीक है। तो इस सर्किट को ध्यान रखना कि मिक्स ग्रुपिंग कहा जाता है, ठीक। जो सेल्स होते हैं वो आपके कैसे किस तरीके से ऐड होते हैं, ठीक। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब और भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इस पे कैसे भी बनाए। लास्ट में पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर को भी अगर आपको सोल्व करना है तो फिक्स है जो सर्किट थ्योरी उसी का यूज करना है ना। चाहे वोल्टमीटर और अमीटर की बात करें तो उसका भी वही तरीका है आपके पास, ठीक। तो ये तो आपके पास सेल्स का पोर्शन है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इनकी थोड़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, आपको करवाएंगे भी सही कि मेथड से जो फॉर्मूले अपने डिराइव करें उनसे भी करेंगे सोल्व इसको, और जो सर्किट थ्योरी है उनसे भी सोल्व करेंगे इन न्यूमेरिकल्स को। और इस न्यूमेरिकल को भी अपन देखेंगे, आप एक बार ट्राई करें खुद, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, है ना। अगर आपको x की वैल्यू मिलेगी तो आपको इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा तो I बराबर V बाई R। तो ये आपका काम है कि एक बार इसको खुद सोल्व करें और यहाँ से बताइए कि I की वैल्यू कितनी आ रही है। दोनों तरीके से करना है, जो भी अपने रिजल्ट सोल्व डिराइव कराया था उसको भी उसमें वैल्यू रख के देखनी है, और एक जो सर्किट थ्योरी के प्रॉब्लम से अपने सोल्व करते थे उसको उससे भी करनी है। दोनों के आंसर आपको मैच करने हैं, ठीक है क्या स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।